नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी प्लस के लक्ष्यवेदी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में। दोस्तों, यह कार्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है जिन्हें बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है। दोस्तों, इससे पहले हमारा जो पहला नंबर टेस्ट है इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे। तो अभी तक आपने पहला टेस्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम में भी डाल दिया गया दोस्तों। तो देखिए, यह जो दूसरा टेस्ट है ये भी आपको इसके लिए टाइम जो है अलॉट किया गया है। आपको कितने टाइम दिए रहेंगे तो 2 घंटे का समय दिया रहेगा दोस्तों। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वह होगा आपको 120 नंबर, यानी जो आपका एग्जाम आयोजित किया जाना है ये आपको 120 नंबर का ही एग्जाम आयोजित किया जाना है। और इस प्रश्न पुस्तिका में यानी कि आपको जो एग्जाम हॉल में दिया रहेगा उसमें कुल 120 प्रश्न ही दिए रहेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम होना है ये आपको 5 ऑप्शन वाले ही होने हैं। कितने ऑप्शन वाले होने हैं तो 5 ऑप्शन वाले एग्जाम होने हैं। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि आप गलत आंसर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको 1/4 निगेटिव काट लिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि टेस्ट सीरीज का सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा यही होता है दोस्तों कि आपके जो प्रश्न है वो गलती होने के चांस जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरुआत करते हैं दूसरा नंबर टेस्ट का पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं प्रकाश मिति का, तरंगदैर्ध्य का, ज्योति फ्लक्स का। तो आपका जो सही उत्तर है पहले प्रश्न का ये है आपका कि आपका सही उत्तर है सी। आपका सही उत्तर क्या है जो दोस्तों कि ज्योति फ्लक्स का जो क्या होता है दोस्तों ल्यूमेन में मापा जाता। देखिए, ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसका मात्रक है तो ज्योति फ्लक्स का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए, जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है। यानी जो तारे होते हैं जैसे कि सूर्य एक तारा है तो उसके दूरी को मापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग करते हैं, कूलम का। तो देखिए, कूलम को आप सिरे से खारिज कर दिए, जी नहीं होगा। नॉटिकल मील का, जी नहीं। ये समुद्री जो दूरी होता है उसको मापने के लिए प्रयोग होता है। प्रकाश वर्ष का, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और खास करके जो है खगोलीय दूरी है उसके मापन के लिए आपको प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी कि इनर्शिया की व्याख्या करता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है ये आपको इनर्शिया की व्याख्या करता है। और गति का जो प्रथम नियम है यही आपको जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार यानी कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। यदि बाहरी बल लगेगा तभी परिवर्तन होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न जो है काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें देखिए 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखिए, यह स्टेटमेंट भी आप लोग याद कर लीजिए कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सदिश राशि के उदाहरण बताइए तो स्टेटमेंट भी आपको याद रखना जरूरी है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं। अदिश राशि में क्या होते हैं दोस्तों, केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता है। यानी जो अदिश
सदिश राशि होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, दिशा नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, यानी आपको यह बताना है कि इसमें से कौन एक सदिश राशि है। ऊर्जा, कार्य और विस्थापन। तो आपका सही उत्तर है कि विस्थापन एक सदिश राशि है दोस्तों। विस्थापन क्या है दोस्तों, तो एक सदिश राशि है। वही बात करें ऊर्जा और कार्य का, तो ऊर्जा और कार्य ये दोनों जो है आपको अदिश राशि है दोस्तों। क्या है, यह आपका अदिश राशि है। तो यहां पर आप तीनों जो है याद रखिएगा कि अदिश राशि के उदाहरण कौन हो गए, तो ऊर्जा और कार्य ये दोनों अदिश राशि के उदाहरण है। इसके अलावा ताप, दाब भी अदिश राशि के उदाहरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिए, काफी बीबीआई प्रश्न है 4 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफी बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों यह प्रश्न जो है न केवल शिक्षक भर्ती के लिए बल्कि 69वीं बीपीएससी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 69वीं बीपीएससी के पीटी का जो आयोजन किया जाना है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो मानव की ऊर्जा आवश्यकता है, क्या उसके लिए आप ओम का प्रयोग करेंगे? जी नहीं। जूल का प्रयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि जूल जो है, जूल आपको कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? तो कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक है ये आपको जूल होता है। जबकि कैलोरी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर की आवश्यकताओं के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ये भी काफी बीबीआई प्रश्न हो सकता है दोस्तों। देखिए 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, यानी जो शुष्क सेल है हमारा, तो उसमें जो ऊर्जा संग्रहित रहता है कौन सा रहेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा रहेगा? जी नहीं। वैद्युत ऊर्जा रहेगा? नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी संग्रहित रहती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, यानी जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा प्रयुक्त होता है वह कौन सा ऊर्जा होता है दोस्तों? तो देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा होगा? नहीं। विद्युत ऊर्जा होगा। क्यों होगा दोस्तों? कार्य करने में मानव शरीर में प्रयुक्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा थोड़ी ना होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि केमिकल एनर्जी हो जाएगा। यानी कि 7 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो आपका 8 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से, यानी कि जो मून है, मून सरफेस से चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, एक चट्टान को लाया जाता है, तब क्या होगा, यानी कि क्या स्थिति हो सकता है दोस्तों? तो देखिए जब चंद्रमा की सतह से किसी चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका जो द्रव्यमान है परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि ये जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यदि हम हिमालय पर जाते हैं, कहां जाते हैं दोस्तों? यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पहाड़ों पर दोस्तों, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है। यानी क्या है? पहाड़ों पर वायु का जो घनत्व है, यानी कि जो एयर का जो डेंसिटी वो बहुत ही कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। यही वजह है कि हम लोग क्या महसूस करते हैं, तो पहाड़ों पर यानी कि हिमालय पर खास करके श्वास रहित महसूस करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसमें यह पूछा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निर्वात में 3 वस्तु जिसमें कि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए। ठीक है, निर्वात में 3 वस्तु को गिरा दिया जाए, एक साथ गिरा दिया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? यानी कि आपको यह बताना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा? लोहा आएगा, ठीक है, पत्थर आएगा या फिर तीनों साथ आएंगे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि तीनों साथ आएंगे, क्योंकि निर्वात में किसी वस्तु को यदि
कोई भारी वस्तु है और उससे कोई हल्का है, उससे भी कोई हल्का है, और उन सभी को एक साथ भी गिरा दिया जाए तो निर्वात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों वस्तु जो है आपको पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे। चलिए दोस्तों, आपको अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए 11 नंबर प्रश्न, ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसका जो ओजोन परत है वो हमें किससे बचाती है। तो 11 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इससे जो है आपको ओजोन परत हमें बचाती है। दोस्तों देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि जो ये ओजोन है, ठीक है दोस्तों, तो ओजोन का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो ओजोन का फार्मूला याद रखिएगा कि O3 होता है। क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। यानी इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों कि आपसे पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है, ये वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है, तो ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत आप लोग याद रखिएगा कि समताप, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत जो है ये आपको समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, कितना? तो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और ये जो है आपको अल्ट्रावायलेट किरण जो पृथ्वी पर आती रहती है सूर्य के प्रकाश से, तो इसका लगभग जो है 99% जो है दोस्तों ये आपको ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका 12 नंबर प्रश्न, ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। द्रव की जो बूंद है की आकृति गोलाकार होती है, यानी किस कारण से द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है? तो इसको याद रखिएगा कि आपका जो पृष्ठ तनाव है, जिसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें गोलाकार होती है। द्रव की जो आकृति है गोलाकार होने का जो प्रमुख कारण है ये आपको पृष्ठ तनाव ही है, जिसको सतही तनाव भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों। सतही तनाव आ सकता है या फिर सरफेस टेंशन आ सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए जो गोले का पृष्ठ है का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। दूसरा प्रश्न आप ये भी याद रख सकते हैं, एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से जो वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें वह जो है आपको गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जाता है? ये प्रश्न जो है आजकल जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का काफी ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी में इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं या प्रकाश तंतु। तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो मुख्यतः ये संचार में किया जाता है दोस्तों। संचार में जो है आपको किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है संचार होता है? तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होता है। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। यानी कुछ नियम दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा गैस से संबंधित नहीं है, यानी गैस का नियम नहीं है। देखिए बॉयल का नियम ये तो आपको गैस से संबंधित है, ठीक है। चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है। इसके अलावा एक और नियम है, आप लोग याद रखिएगा
कि जो एवोगाद्रो का नियम है इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो फैराडे का नियम ऑप्शन में दिया हुआ है, फैराडे का नियम, ये जो है आपको गैसों से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, जो फैराडे का नियम है, फैराडे का नियम ये आपको विद्युत चुंबकत्व से है। किससे है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यह जो है आपको विद्युत चुंबकत्व से है, विद्युत चुंबकत्व से है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है। यानी देखिए जो रेडियो सक्रिय वस्तु होता है इसे आप सभी जानते हैं कि अल्फा बीटा और जो गामा किरणें हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है दोस्तों। तो इसमें से जो अल्फा किरणें हैं, यानी इसमें से जो आपका अल्फा किरणें हैं वह क्या है, सो आपको बताना है कि अल्फा किरणें जो होते हैं इसमें आपको 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है और यह हीलियम के नाभिक को प्रदर्शित करता है। क्या करता है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अल्फा किरणें जो है हीलियम के नाभिक है। और हीलियम का जो नाभिक होता है इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, तो देखिए हीलियम को He से डिनोट किया जाता है और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है ये 2 होता है, इसका जो परमाणु भार है ये आपको 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यही यहां पर हम बात करें यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का, तो यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस पे प्लस जो है 2 चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो यह क्या है, यानी कि अल्फा किरणें, ठीक है, अल्फा किरणें क्या है, तो हीलियम के नाभिक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए 16 नंबर प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक गैस के बारे में यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यानी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस है तो निश्चित तौर पे इसका प्रयोग आप सभी जानते हैं ईंधन के तौर पे किया जाता है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो जो आपका प्राकृतिक गैस है यह आपको हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। इसके अलावा इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में होता है। तो जो प्रयोग होता है, देखिए आपका जो ये प्राकृतिक गैस है तो इसका प्रयोग जो है इस तीनों में किया जाता है। तो आप कहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे, आप सही लगाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा डी। और यदि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहता तब हम लगाते इसका उत्तर ई लगाते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपका अगला देखिए यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 17 नंबर प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा आदर्श गैस नहीं है, जो है वो नहीं बताना है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा आइडियल गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आदर्श गैस को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आइडियल गैस कहा जाता है। तो जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें है आपका रेडॉन, ठीक है, आर्गन और सिलिकॉन। देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा कि सिलिकॉन जो है आपको आदर्श गैस नहीं है। यानी कि जो देखिए आदर्श गैस कौन सा होगा, तो आदर्श गैस का इक्वेशन भी आप लोग याद रखिएगा कि जो आदर्श गैस होता है ये आपको पीवी, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी समीकरण का अनुसरण करती है। ठीक है दोस्तों, जहां पर पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर यानी कि दाब, और वी का मतलब हो जाएगा आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन, और टी का मतलब टेम्परेचर होता है दोस्तों। और यहाँ पर आर जो है ये आपको क्या है, तो आदर्श गैस नियतांक है। ठीक है दोस्तों, और जो एन है ये गैस के मोलों की संख्या है। तो इस नियम का पालन करता है तो आदर्श गैस कहलाएगा, जो नहीं करता है वो आदर्श गैस नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि रेडॉन और आर्गन जो है ये आपको आदर्श गैस है। इसके अलावा हम लोग और भी आदर्श गैस के उदाहरण देखते हैं। सभी उदाहरण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हीलियम भी आपका क्या है, आदर्श गैस है। इसके बाद जो है आपको नियॉन, जिसकी नियॉन याद रखिएगा, एन ई याद रखिएगा, नियॉन, ये भी आपको जो है
नियॉन, ठीक है दोस्तों। तो हीलियम, नियॉन और इसके अलावा जो है आपको आर्गन, आर्गन के अलावा आप लोग याद रखिएगा क्रिप्टन, ठीक है दोस्तों, क्रिप्टन। और इसके बाद याद रखिएगा जीनॉन, जीनॉन जिसको XE से डिनोट किया जाता है, क्रिप्टन, जीनॉन। और इसके अलावा जो है आप एक याद रख सकते हैं रेडॉन। तो ये सभी जो है आपको आदर्श गैस है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है सी में सिलिकॉन, ये आपको आदर्श गैस नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न जो है ये आपको पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि वनस्पति घी बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो वनस्पति घी बनाया जाता है दोस्तों, इसमें जो है आपको हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन को प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे वनस्पति तेल जो जमते नहीं हैं उन्हें जमाने के लिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है और वनस्पति घी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी कि आपका जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है वनस्पति घी बनाया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जो आपका निकेल, जिसका संकेत Na होता है, निकेल जो है इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहीं पर दूसरे क्वेश्चन हम आप लोग को बताते चलते हैं कि यदि आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो निकेल उत्प्रेरक याद रखिएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल किसका जो है उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि निकेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है कि वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वायुयानों के जो टायर है उसको भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका 19 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का जो टायर है उसमें भरने के लिए आपको जो है किसका प्रयोग होता है, तो नाइट्रोजन गैस का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो लोग नहीं जानते इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CO2 इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिए कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है ये आपको 0.03% है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। 21 नंबर प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। जो आपका कठोर जल होता है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्या वजह है, क्या कारण है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय क्या होते हैं, लवण होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होते हैं कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट उपस्थित होते हैं और इस प्रकार की जो कठोरता होती है वो अस्थाई होती है। यानी कि कठोर साबुन जो कठोर जल है उस साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के लवण रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आप ये याद रख सकते हैं कि यह जो कठोरता है ये आपको अस्थाई है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अस्थाई है। और जितने भी अस्थाई कठोरता होता है तो उसको दूर करने के लिए यदि आप इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको दूर करना है तो आप इसको गर्म करेंगे, यानी कि हीट करेंगे। दोस्तों हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की कठोरता दूर हो जाएगी। तो ये भी चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जाता है। 22 नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसमें यह पूछा जा रहा है
आपसे कहा जा रहा है कि हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संघटक है वो क्या है। तो जो हड्डी होता है और दांत होता है, इसका जो मुख्य संघटक होता है दोस्तों, ये होता है, क्या होता है, तो कैल्शियम का फास्फेट होता है दोस्तों। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। जो आपका कॉस्टिक सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है दोस्तों। तो कॉस्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है, यानी कि केमिकल नेम होता है। और यदि आपसे पूछा जाता है जो कॉस्टिक सोडा है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला बताइए, तो फार्मूला यदि आपसे पूछा जाता है तो NaOH हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH का प्रयोग किया जाता है, तो NaOH हो जाएगा दोस्तों। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कॉस्टिक सोडा है, ये आपको साबुन निर्माण में, रेशम निर्माण में और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसके रासायनिक नाम की बात हम लोग करें तो इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फार्मूला पूछ लेगा दोस्तों, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा CaOCl Cl कैसे याद रखिएगा कि CaOCl Cl। दूसरे तरीके से यदि आपको ऑप्शन आता है तो CaOCl2 ऐसा ऑप्शन आपको आ सकता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यदि हम बात करें कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो जो बुझा हुआ चूना होता है, उस पर क्या किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं कि बुझा हुआ चूना। देखिए हम लोग बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। बुझा हुआ चूना की बात करें तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो बुझा हुआ चूना होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CaOH के होल ट्वाइस, ये हो गया बुझा हुआ चूना। और इस पे जो है क्लोरीन की प्रतिक्रिया कराया जाएगा, क्लोरीन का, तो ये बन जाएगा आपको CaOCl Cl। ठीक है दोस्तों, Cl और प्लस H2O। अब इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो इस प्रकार से जो है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के प्रवाहित करने से क्या होता है दोस्तों, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखिए, ये जो है काफी VVI प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया क्या है दोस्तों। तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी है, एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों, तो आनुवंशिक रोग है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और जिसका परिणाम क्या होता है, जिसको हीमोफीलिया हो जाता है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि रक्त का थक्का क्या होता है दोस्तों, कि नहीं जमता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, चूंकि हम प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों। आप लोग धैर्य बनाकर देखें। और ऐसे भी एग्जाम हॉल में आपको कितने टाइम दिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो निश्चित तौर पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको एग्जाम में 120 मिनट में 120 प्रश्न को टैकल करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए और प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से याद करवाते हुए चल रहा हूं। क्योंकि यहां से यदि प्रश्न फंसा तो निश्चित तौर पे आपका उत्तर सही होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पे 26 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देखिए जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है दोस्तों। मलेरिया क्या मलेरिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है कि भाई ये जो मलेरिया है ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता। हाँ,
टीबी की बात करें तो टीबी जो है ये भी आपको बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो जो टाइफाइड और टीबी ये दोनों जो बीमारी हो गया यानी कि रोग हो गया, ये आपको बैक्टीरिया द्वारा फैलेगा। मलेरिया की बात करें दोस्तों तो मलेरिया जो है ये आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? तो मादा एनोफिलीज। ठीक है दोस्तों। और देखिए मादा एनोफिलीज जो होता है ये आपको जो है जब व्यक्ति को काटता है तो ये जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को छोड़ देता है। किसका? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कारण हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों। तो प्रोटोजोआ के कारण जो है ये आपको मलेरिया होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? सो इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें कहा जा रहा है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। यानी आपसे पूछा, सामान्य व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा है। ऐसे हम लोग बात करें तो जो सामान्य व्यक्ति होता है तो सामान्य व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपको 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों। तो दूर दृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति होगा तो इसका जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगा ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? देखिए दोस्तों अब यहां से इन्वायरमेंट का सेक्शन शुरू होता है। देखिए बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों, खास करके शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसमें आपको जो है इन्वायरमेंट ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण का जो अजैव अवयव क्या है। देखिए पर्यावरण के 2 अवयव की हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 अवयव का। एक तो हम लोग जो है जैव अवयव की बात करेंगे। ठीक है, जैव का मतलब होता है दोस्तों सजीव। ठीक है, जैव सजीव जो होगा ये आपको जैव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो अजैव होगा ये आपको निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो निर्जीव हो जाएगा। तो पर्यावरण के 2 अवयव, एक सजीव दूसरा निर्जीव। ठीक है, और एक जैव दूसरा अजैव। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से वनस्पति, तो वनस्पति क्या होगा दोस्तों? तो वनस्पति आप आ जाएगा किसमें? जैव अवयव में हो जाएगा। जानवर ये भी आपको जैव में आ जाएगा। जो हम मनुष्य प्रजाति है मनुष्य, ये भी आपको जैव में आ जाएगा। वही जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर वायु हो जाएगा दोस्तों। वायु जो है आपको क्या हो जाएगा? वायु क्या होगा दोस्तों? अजैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये निर्जीव है और ये हो जाएगा आपको अजैव अवयव में आ जाएगा वायु। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पर्वत पहाड़ जितने भी अजैव घटक है, ठीक है दोस्तों, सूर्य चंद्रमा, ये सभी जो भी चीज भी आपको अजैव घटक में आ जाएगा ये आपको यहां पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। यानी प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाएगा दोस्तों? तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो जो प्रकाश ऊर्जा होता है यह आपको रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा दोस्तों, केमिकल एनर्जी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तालाब को क्या कहा जा सकता है? देखिए तालाब की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपको इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछा जाना है तो इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पे आपको बनते हैं। देखिए तालाब को कहा जा सकता है क्या? कृत्रिम इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम, बायोम। तो देखिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर का, ये हो जाएगा आपको दोस्तों क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि तालाब एक प्रकार का प्राकृतिक इकोसिस्टम है। क्या है दोस्तों?
देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें 30 नंबर में तालाब के बारे में, तो तालाब आपका क्या हो जाएगा? तालाब आपका प्राकृतिक इकोसिस्टम हो जाएगा। वही बात करें कृत्रिम इकोसिस्टम का, यानी कृत्रिम का मतलब हुआ कि जो मानव द्वारा निर्मित हो, मानव द्वारा निर्मित हो। जैसे कि अगर हम बात कर ले खेत का, ठीक है, खेत में भी पानी रहता है। आप देखें कि जो खेत है ये आपको जो है आपका क्या हो जाएगा कि आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम इकोसिस्टम का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है। 31 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो फ्लोएम का कार्य आपका हो जाएगा, फ्लोएम का कार्य हो जाएगा कि भोजन का संवहन करना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भोजन का संवहन करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई पौधा है, ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्या है? मिट्टी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसका जो तना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है आपको पौधे की, अगर हम पत्ती की बात कर ले, यहाँ पे बहुत सारे पत्तियां रहेगा और इस पत्ती में आप देखेंगे यहीं पे आपको फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे मैं आप लोग को कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखिए दोस्तों, जाइलम के बारे में पूछा जाता है। देखिए जाइलम जो है आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जाइलम होता है वो जड़ से, ठीक है दोस्तों, जाइलम जो होता है वो जड़ से क्या करता है? जल को लेगा और ये जो है आपको सभी भागों में क्या करेगा? पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा। जो आपका फ्लोएम है, यहाँ पूछा गया फ्लोएम के बारे में, तो ये जो है भोजन का संवहन करेगा, यानी कि भोजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे वितरित करेगा। यानी कि ये जो यहाँ पर जो पत्ती है, ठीक है दोस्तों, तो इस पत्ती में जो भोजन बना हुआ है, तो इसी भोजन को क्या करेगा दोस्तों कि जो फ्लोएम है ये पौधे के विभिन्न भागों में क्या करेगा? यहाँ से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना कंसेप्ट याद रखिएगा। जो जाइलम है वो जड़ से जल को जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों में बना हुआ ये जो भोजन है इसको जो है इसका संवहन करता है, यानी कि पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साधारण पौधे से, यानी कि जो साधारण पौधा जैसे कि घास फूस या कोई पौधा, ठीक है, तो साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। यानी जो साधारण पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना ले तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा कि स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्वपोषी कहा जाता है। यानी 32 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको ए हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप कह सकते हैं कि शैवाल जो है स्वपोषी है, उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि आपका जो शैवाल है ये आपको क्या है कि शैवाल जो है स्वपोषी है, एक उदाहरण हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको ये पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा बताइए। जो मानव का शरीर है इसमें जल की मात्रा कितना होता है, यानी लगभग में ही आपको बताना है। तो 60 से 70%, 40%, 25% तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव में जो जल की मात्रा है ये आपको लगभग 60 से 70% तक होता है। इसके नियरेस्ट में जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आप उत्तर के तौर पर उसे लगा सकते हैं दोस्तों। ये लगभग है दोस्तों, ठीक है। और जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? H2O होता है, याद रखिएगा, जिन्हें नहीं पता याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 34 नंबर प्रश्न, अब देखिए यहां से दोस्तों ये जो है आपको पॉलिटी का प्रश्न है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रश्न है आपका किसके संबंध में? तो न्यायिक पुनरीक्षण के संबंध में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और इसका आशय यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये जो है किसी भी
चीज का पुनर्विलोकन कर सकता है, किसी भी कानून का नियम का पुनर्विलोकन कर सकता है, और यदि वह जो है कानून के सम्मत यानी विधि सम्मत नहीं पाया जाता है तो उसको जो है शून्य घोषित कर सकता है दोस्तों। तो इसका यही मतलब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको देखिए 35 नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात हो रही है दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जो सही उत्तर होना चाहिए, ये आपको 35 नंबर प्रश्न का वो उत्तर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका डेट याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है ये आपको हुआ था 9 दिसंबर को। दोस्तों कब हुआ था ये बैठक? तो 9 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर को प्रथम बैठक जो है ये आपको 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आपको इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष है। क्या है? तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप ये भी बता सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा बात पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष है। और ये कब बने थे? तो याद रखिएगा इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो टेस्ट जो है आपका वो शिक्षक भर्ती के लिए जो जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 का वीडियो अपलोड किया गया है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो 1 जो है वो भी आप लोग देख लीजिए। वहां पर भी आपको 120 प्रश्न जो है उसका जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट तरीके से जो है काफी महत्वपूर्ण तरीके से जो है वीडियो को जो है क्रिएट किया गया है। और एक पर एक क्वेश्चन रखा गया है जहां से निश्चित तौर पे जो है आपको बीपीएससी प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है दोस्तों, ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि 36 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहां है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में जो है आपको राज्य के नीति निदेशक यानी कि डीपीएसपी की चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर यह पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न में, इसमें यह कहा गया है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अपनाया था? तो जो संविधान सभा है वो आपको राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कुल जो है 24 तिलियां हैं। 24 क्या है दोस्तों? तिल्ली है। ठीक है, 24 जो है तिलियां है। तो तिलिया पूछे या स्पोक, ठीक है दोस्तों, स्पोक्स पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या है कि ये जो है आपको 24 तिलियां है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है दोस्तों, 3:2 है।
3 क्या हो गया दोस्तों, तो 3 जो है आपको लंबाई हो गया और ये जो है आपको 2 जो है चौड़ाई हो गया। अगर आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तब आप बताएंगे क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों, अगले प्रश्न में ये कहा गया है दोस्तों, देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है उसमें दिया हुआ है भाग 9A। तो भाग 9A ही जो है आपको नगर पालिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा, आपको भाग 9A जो है आपको नगर पालिका से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 38 का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, सो देखिए इसमें पूछा जा रहा है 39 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो करेगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 40 नंबर में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो जो जनहित याचिका है इसकी शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका की शुरुआत हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर और हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 41 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली है ये आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में जो है आपको द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई। दोस्तों देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को याद रखिएगा। जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसके द्वारा जो है आपको प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। और 1935 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है आपका 41 का सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। और कुछ लोगों का कहना था कि सर इसका विकल्प जो है आपका बी सही उत्तर होगा, तो इसको आप सिरे से खारिज कर दीजिए क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, यानी 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये आपको नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 का कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 है ये आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आप आर्टिकल 324 याद रख सकते हैं कि ये आपको इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देखिए उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, इनको हटाना है। तो क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखेंगे कि आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 67 आर्टिकल जो है अनुच्छेद 67 ख जो है यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है, ठीक है, और जिससे लोकसभा सहमत है। हालांकि ऐसे प्रस्ताव जो है आपको इसकी सूचना जो है उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व जो है दे दी जाएगी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपको राज्यसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है,
सो देखिए भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में। तो सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां है ये आपको राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। और आर्टिकल की बात कर ले तो जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 53 याद रखिएगा, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है आपको राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है दोस्तों? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है 53(1) के अनुसार। ठीक है दोस्तों। और जिसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए बीपीएससी के द्वारा यह भी पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे, कैसे करेंगे? या तो स्वयं करेंगे, ठीक है, और स्वयं नहीं करते हैं तो अपने अधीनस्थ के माध्यम से, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। उसी प्रकार जो है राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है ये आपको जो है आपको राज्यपाल में निहित होता है। याद रखिएगा कि राज्यपाल में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और उसका प्रयोग भी राज्यपाल जो है अपने स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो ये काफी वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न में देखिए, 45 नंबर प्रश्न में आप से पूछा जा रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। यानी कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को क्या कहा जाता है? महान्यायवादी। हिंदी में इसे कहेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है दोस्तों। और आप लोग याद रखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, ये आपको इनका अनुच्छेद याद रखना है। जो महान्यायवादी होते हैं वो आपको 76 होते हैं। आर्टिकल 76 याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है तथा यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद, ठीक है दोस्तों, प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न जो है आपको पॉलिटी से ही रिलेटेड है दोस्तों। पॉलिटी से जो है लगभग 10 सवाल जो है आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, जी नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। देखिए दोस्तों इसमें 2/3 जैसा इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि 2/3 सदस्य यानी कि चाहेंगे तभी जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है आपको लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से ही आपको जो है जितने भी सभी सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो 46 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हालांकि इनको हटाने से पूर्व जो है कितने दिन? 14 दिन पूर्व, ठीक है दोस्तों, 14 दिन पूर्व जो है आपको लिखित सूचना देना पड़ता है। और ये 14 दिन जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कभी पूछ देगा तो नहीं याद रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा कि धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है दोस्तों। ठीक है, कौन करता है दोस्तों, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 110, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 110 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 110 का जो 3 है, इसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह तय किया जाता है, यह विनिश्चय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वही 110, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 110 4 के अनुसार जो है, जब धन विधेयक राज्यसभा को पारित किया जाता है, यानी भेज दिया जाता है, तो उसे अनुमति दिन तो पारित कर दिया जाता है, और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकर द्वारा प्रमाणित करता है। तो ये चीजें जो है आप लोग याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है, इसको जो है आप राज्यसभा में केवल और केवल जो है लोकसभा में ही इसको जो है रखा जाता है दोस्तों, इसे राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां से जो है आपको यहां से काफी वीवीआई प्रश्न शुरू हो रहा है दोस्तों, और ये हिस्ट्री का पोर्शन है। देखिए सबसे पहला प्रश्न काफी वीवीआई है कि 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा का, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये आपको लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये आपको लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन कब होगा, तो 1936 ईस्वी में हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। इनके अध्यक्ष जो है ये आपको स्वामी सहजानंद है, स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद कई बार पूछे जा चुके हैं, काफी वीवीआई है दोस्तों, काफी वीवीआई प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 49 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 1922 में गया में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में गया में आयोजित देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपको गया में हुआ था, याद रखिएगा। और गया कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि गया आपको बिहार का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के गया में 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे, चित्तरंजन दास। याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी 49 का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 50 नंबर प्रश्न, और ये काफी वीवीआई प्रश्न हो सकता है दोस्तों, काफी कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वर्ष 1918 में कांग्रेस का दूसरा विघटन हुआ। तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो पहला विघटन है ये आपको 1907 में दोस्तों, 1907 में कब हुआ था, तो 1907 में 1907। ठीक है दोस्तों, तो 1907 में कांग्रेस में जो है अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर नरम दल और गरम दल में जो है इसका जो है विभाजन हो गया था। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। और यहाँ पे याद रखेंगे कि उसके बाद जो है, देखिए उसके बाद जो है लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ दोस्तों। और यहाँ पे जो है नरम दल, ठीक है दोस्तों, नरम दल और जो गरम दल वाले थे, दोनों नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए दोस्तों। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो इसके बाद जो है आपको जो है मॉन्टेगू का घोषणा होता है। मॉन्टेगू का घोषणा इसके बाद जो है आप देखेंगे कि 1917-18 में जब मॉन्टेगू का घोषणा होता है, तो इसके बाद से जो कांग्रेस का जो है दूसरा विभाजन भी हो जाता है। तो ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 51 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नामकरण जो है कौन
किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो जो है आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नामकरण किया गया दोस्तों। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है शुरुआती नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1985 में ही कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में दोस्तों, तो बंबई में प्रथम अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे जो है इसका नामकरण किया गया और इसका नामकरण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। वही अगर हम बात कर ले जो दादा भाई नौरोजी है, इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी जो है उदारवादी है। क्या है? उदारवादी है, यानी ये जो है उदारवादी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो बदरुद्दीन तैयब के बारे में याद रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयब जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। ये जो है कांग्रेस के क्या है दोस्तों? कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, यानी मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब है। और ये कांग्रेस के जो है मद्रास अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, और ये कब हुआ था दोस्तों ये भी याद रखिएगा, तो 1887 में हुआ था। तो यहां पर जो है इस प्रश्न में आपको बदरुद्दीन तैयब के नाम आया, इसलिए भी हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्ट देखते हैं कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं। जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है आपको 1885 में बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद रखिएगा दोस्तों। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ठीक है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहां हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए कि यह अधिवेशन जो है बॉम्बे में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 52 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न, ये भी आपको वीवीआई प्रश्न हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजनैतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? तो जो ब्रिटिश लोग थे वो किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को? तो आपका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है आपको ये ब्रिटिश लोग यानी इंग्लैंड के लोग यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी? तो ये को राजद्रोह का कारखाना कहती थी, राजद्रोह का कारखाना। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 53 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? 53 नंबर प्रश्न जो है आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा? यानी कि आपसे ये बताना है कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी प्रवृत्ति के नहीं थे? यानी कि कौन से पूछा जा रहा है। यानी दोस्तों देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें? आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी प्रवृत्ति के नहीं थे? तो उग्रवादी प्रवृत्ति के नहीं थे ये बताना है। तो देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। तो देखिए आप जानते हैं कि लाल, ठीक है दोस्तों, लाल, बाल और पाल, इसका मतलब ये है कि लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों, और बाल गंगाधर तिलक, यानी यही वाले बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये तीनों तो आपको उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग क्या है? उग्रवादी प्रवृत्ति के हैं, यानी कि ये गरम दल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो उदारवादी प्रवृत्ति का कौन है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। प्रथम अधिवेशन के, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही थे। और ये आपको उग्रवादी प्रवृत्ति के नहीं थे, यानी उदारवादी थे। इसके अलावा आपने देखा कि जो दादा भाई है, दादा भाई नौरोजी, ये भी आपको उदारवादी प्रवृत्ति के हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है अगले नंबर प्रश्न में, यानी 55 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित किया, यानी किस वायसराय के संबंध में समय में बंगाल का विभाजन किया गया दोस्तों। तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन किस वायसराय के समय में बंगाल का विभाजन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन जो है इसकी शासनकाल की बात करें भारत में, तो इसका जो कार्यकाल रहा ये आपको 1899 से लेकर के 1905 तक, ये जो है काफी इसका क्रांतिकारी कार्यकाल रहा और ये काफी उथल पुथल वाले कार्य किए। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन जो है ये आपको बंगाल का विभाजन किए। कब किए, तो ये भी याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया और इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग विभाजन के यानी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। हाँ ये देखिए 56 नंबर प्रश्न जो है काफी बीबीआई प्रश्न, और इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, यानी गांधी आंदोलन का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि किससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो 1941 में हुआ दोस्तों। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ये तो जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ और ये जो है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ, इससे गांधी जी का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में हुआ और इससे गांधी जी का कोई लेना देना नहीं। सही उत्तर जो है 56 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कौन सा है, ठीक है दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, काफी बीबीआई हो सकता है दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न देखिए ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रश्न है दोस्तों, यहां से निश्चित तौर पे बीपीएससी प्रश्न पूछेगा। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, अशफाक उल्ला खान को और ठाकुर रोशन सिंह को। तो देखिए यहां पे ये जो तीन नाम दिए हुए ये तीनों को जो है आपको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और ठाकुर रोशन सिंह, और इसके बाद जो है एक और नाम याद रखिएगा राजेंद्र लाहिरी, इनका भी नाम याद रखिएगा, इन्हें भी फांसी की सजा दी गई थी। यानी चार लोगों का नाम आपको याद रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड सबसे पहली बात ये हुआ कब था, तो आप लोग याद रखेंगे कि 9 अगस्त, ठीक है दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह कांड हुआ था। तो डेट भी याद कर लीजिए दोस्तों 9 अगस्त 1925। और किन लोगों को फांसी की सजा हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है 58 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये भी काफी बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो अभिनव भारत जो है इसको संगठित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो अभिनव भारत जो है आपको विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। काफी बीबीआई प्रश्न है ये, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर। देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ था कि सबसे पहली बात कि ये जो है विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने महाराष्ट्र में जो है आपको 19 कब, तो 1899, ठीक है दोस्तों 1899 में मित्र मेला, ठीक है दोस्तों मित्र मेला नामक एक संस्था बनाया और यही मित्र मेला आगे चल करके यानी 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के रूप में संगठित हो गया। तो आप कह सकते हैं सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है, 59 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो कांग्रेस
इसका जो मुख्यतः विभाजन हुआ था कि अंग्रेजों सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यानी जो चरमपंथी थे जैसे कि जो लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक यानी के बिपिन चंद्रपाल, इनके गुट के जो लोग थे तो ये मानते थे कि अब जो नरमपंथी लोग हैं यानी कि जो दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी, इन लोगों का जो बात करने की क्षमता है अंग्रेजों से ये अब नहीं रहा। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो है विभाजन देखने को मिलेगा 1907 में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है सूरत अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बने थे। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे सूरत में। और यहाँ पर इसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 60 नंबर में। देखिए 60 नंबर प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। किसने स्थापित की थी? तो पटना में जो अनुशीलन समिति की एक शाखा है यह आपको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा, यानी कि आपका 60 का उत्तर हो जाएगा सी, सचिंद्र सन्याल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है आपका टेस्ट सीरीज दूसरा है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा टेस्ट सीरीज का जो है आपको टेस्ट सीरीज 2 का जो है आपका ये पार्ट 1 है ये वीडियो, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसके बाद जो है इसके तुरंत बाद जो है आपका जो है पार्ट 2 भी आएगा, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है 61 से लेके 120 सवालों का आपका जो है वहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। हमारा जो है पहला टेस्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये वीडियो काफी मेहनत करके बनाया जा रहा है और ये आपको पटना, सीतामढ़ी और कई जिलों से और साथ ही मुखर्जी नगर से काफी लोग जो है इस टेस्ट सीरीज को क्रिएट करने में लगे हुए हैं और काफी अनुभवी लोग इस टेस्ट सीरीज को बनाने में लगे हुए हैं दोस्तों। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक और कमेंट। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करते रहे, वो भी टेस्ट सीरीज का फॉर्म में, जो कि आपको कहीं भी आपको फ्री में इतना बेहतर टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगता है। तब हम आपके जो है आपके मोटिवेशन से ही मोटिवेट होकर के हम अगले वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, वो भी बहुत जल्द। और एग्जाम तक आप लोग के साथ हम बने रहेंगे और लगातार टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।